जापान के शतायु लोगों से सबक, खुशी और दीर्घायु के लिए परंपराएं और कहावतें। ओगिमी पहुंचने के लिए हमें टोक्यो से ओकिनावा की राजधानी नाहा तक लगभग 3 घंटे की उड़ान भरनी पड़ी। कई महीने पहले हमने अपनी यात्रा के उद्देश्य और समुदाय के सबसे बुजुर्ग सदस्यों का साक्षात्कार करने के इरादे को समझाने के लिए दीर्घायु के गांव के रूप में जानी जाने वाली जगह की नगर परिषद से संपर्क किया था। कई बातचीत के बाद हमें आखिरकार वह मदद मिल गई जिसकी हमें तलाश थी और हम शहर के ठीक बाहर एक घर किराए पर लेने में सक्षम हो गए। इस परियोजना को शुरू करने के 1 वर्ष बाद हमने स्वयं को विश्व के कुछ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों के दरवाजे पर पाया। हमें तुरंत ही यह एहसास हो गया कि समय वहीं रुक गया है, मानो पूरा शहर एक अंतहीन वर्तमान में जी रहा हो। ओगिमी में आगमन। नाहा से सड़क पर 2 घंटे चलने के बाद हम आखिरकार ट्रैफिक के बारे में चिंता करना बंद कर पाए। हमारे बाईं ओर समुद्र और समुद्र तट का खाली इलाका है। हमारे दाईं ओर ओकिनावा के यानबारू के जंगलों का पहाड़ी जंगल है। एक बार जब रूट 85 नागो से गुजरता है, जहां ओरियन बियर ओकिनावा का गौरव बनाया जाता है, तो यह तट के किनारे किनारे चलता हुआ ओकोनिकी तटिया पहाड़ है। ओगिमी तक पहुंच जाता है। बीच बीच में सड़क और पहाड़ के तल के बीच की संकरी जमीन पर कुछ छोटे छोटे घर और दुकानें उभर आती हैं। ओगिमी नगर पालिका में प्रवेश करते समय हम यहां वहां बिखरे हुए घरों के छोटे छोटे समूहों से गुजरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शहर में वास्तव में कोई केंद्र नहीं है। हमारा जीपीएस हमें अंततः हमारे गंतव्य तक ले जाता है, कल्याण के समर्थन और संवर्धन के लिए केंद्र, जो राजमार्ग से ठीक दूर एक बदसूरत सिंडर ब्लॉक इमारत में स्थित है। हम पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहां तायरा नाम का एक आदमी हमारा इंतजार कर रहा है। उसके बगल में एक छोटी खुशमिजाज महिला बैठी है जो खुद को युकी के रूप में पेश करती है। 2 अन्य महिलाएं तुरंत डेस्क से उठती हैं और हमें एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती हैं। वे हम सभी को एक कप ग्रीन टी और कुछ शिकुवासा परोसती हैं, जो एक छोटा सा खट्टा फल है जो बहुत पौष्टिक होता है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। तायरा अपने औपचारिक सूट में हमारे सामने बैठता है और एक बड़ा प्लानर और 3 रिंग बाइंडर खोलता है। युकी उसके बगल में बैठता है। बाइंडर में शहर के सभी निवासियों की सूची है, जो उम्र और क्लब या मोई के अनुसार व्यवस्थित है। तायरा बताते हैं कि एक दूसरे की मदद करने वाले लोगों के ये समूह ओगिमी की विशेषता हैं। मोई हैं किसी ठोस उद्देश्य के इर्द गिर्द संगठित नहीं, वे एक परिवार की तरह काम करते हैं। तायरा हमें यह भी बताती है कि ओगिमी में जो कुछ भी होता है, उसका मुख्य कारण पैसे से ज्यादा स्वयंसेवी कार्य है। हर कोई मदद करने की पेशकश करता है और स्थानीय सरकार काम सौंपने का काम करती है। इस तरह हर कोई उपयोगी हो सकता है और समुदाय का हिस्सा होने का एहसास कर सकता है। ओगिमी द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु केप हेडो से पहले का शहर है। ओगिमी के पहाड़ों में से एक की चोटी से हम पूरे शहर को नीचे देख पा रहे हैं। लगभग हर जगह यानबारू जंगल की हरियाली है, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि लगभग 3200 निवासी कहां छिपे हैं। हम कुछ घर देख सकते हैं, लेकिन वे समुद्र के पास या छोटी घाटियों में छोटे छोटे समूहों में बिखरे हुए हैं, जहां साइड रोड से पहुंचा जा सकता है। सामुदायिक जीवन। हमें ओगिमी के कुछ रेस्तरां में से एक में खाने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो केवल 3 टेबल ही पहले से आरक्षित थीं। चिंता मत करो, हम चुरामी जाएंगे, वह कभी नहीं भरता, युकी अपनी कार की ओर वापस जाते हुए कहती है। वह 88 साल की उम्र में भी गाड़ी चला रही है और उसे इस बात पर बहुत गर्व है। उसका सह पायलट 99 साल का है और उसने भी हमारे साथ दिन बिताने का फैसला किया है। हमें उनके साथ चलने के लिए एक ऐसे राजमार्ग पर तेज गति से गाड़ी चलानी पड़ती है जो कभी कभी डामर से ज्यादा गंदगी वाला होता है। आखिरकार जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचकर हम आखिरकार खाना खाने बैठ सकते हैं। युकी ने कहा, मैं वास्तव में रेस्तरां में नहीं जाता हूं। जब हम अपनी सीट पर बैठे तो उसने कहा, मैं जो कुछ भी खाता हूं वह मेरे सब्जी के बगीचे से आता है और मैं अपनी मछलियां तानाका से खरीदता हूं, जो हमेशा से मेरा दोस्त रहा है। यह रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे है और ऐसा लगता है जैसे यह स्टार वॉर्स के टैटूइन ग्रह से आया हो। मेन्यू में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यह शहर में उगाई गई जैविक सब्जियों से तैयार किया गया धीमा भोजन परोसता है। लेकिन सच में
युकी आगे कहती है, खाना सबसे कम महत्वपूर्ण चीज है। वह बहिर्मुखी है और काफी सुंदर है। वह स्थानीय सरकार द्वारा संचालित कई संघों के निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बात करना पसंद करती है। खाना आपको लंबे समय तक जीने में मदद नहीं करेगा। वह कहती है, हमारे खाने के बाद खाए गए छोटे से मिठाई के टुकड़े को अपने होठों तक लाते हुए। इसका रहस्य मुस्कुराना और अच्छा समय बिताना है। ओगिमी में कोई बार नहीं है और केवल कुछ रेस्तरां हैं, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वे एक समृद्ध सामाजिक जीवन का आनंद लेते हैं जो सामुदायिक केंद्रों के इर्द गिर्द घूमता है। लुविल 15 को 17 पड़ोसों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक का एक अध्यक्ष है और कई लोग संस्कृति, त्योहारों, सामाजिक गतिविधियों और दीर्घायु जैसी चीजों के प्रभारी हैं। निवासी इस अंतिम श्रेणी पर विशेष ध्यान देते हैं। हमें 17 पड़ोस में से एक के सामुदायिक केंद्र में आमंत्रित किया गया है। यह यानबारू जंगल के पहाड़ों में से एक के ठीक बगल में एक पुरानी इमारत है जो शहर के प्रतिष्ठित स्प्राइट बुनागाया का घर है। यानबारू जंगल की बुनागाया आत्माएं। बुनागाया जादुई जीव हैं जो ओगिमी और उसके आसपास के शहरों के पास यानबारू जंगल में रहते हैं। वे लंबे लाल बालों वाले बच्चों के रूप में प्रकट होते हैं और जंगल के गजुमारू के पेड़ों में छिपना और समुद्र तट पर मछली पकड़ना पसंद करते हैं। ओकिनावा की कई कहानियां और दंतकथाएं बुनागाया स्प्राइट्स के बारे में हैं। वे शरारती, चंचल और अप्रत्याशित होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुनागाया पहाड़ों, नदियों, समुद्र, पेड़ों, धरती, हवा और जानवरों से प्यार करते हैं और अगर आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाना होगा। एक जन्मदिन की पार्टी। जब हम पड़ोस के सामुदायिक केंद्र में पहुंचे तो लगभग 20 लोगों के एक समूह ने हमारा स्वागत किया जो गर्व से घोषणा करते हैं। हमारे बीच सबसे कम उम्र का व्यक्ति 83 वर्ष का है। हम ग्रीन टी पीते हुए एक बड़ी मेज पर बैठकर अपना साक्षात्कार करते हैं। जब हम अपना साक्षात्कार समाप्त करते हैं तो हमें एक कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाता है जहां हम समूह के 3 सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं। एक महिला 99 वर्ष की हो रही है, दूसरी 94 वर्ष की और एक युवक भी 89 वर्ष का हुआ है। हम गांव में प्रचलित कुछ गाने गाते हैं और अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे कहकर समाप्त करते हैं। 99 वर्ष की होने वाली महिला मोमबत्तियां बुझाती है और अपनी पार्टी में आने के लिए सभी का धन्यवाद करती है। हम घर का बना शिकवासा केक खाते हैं और नाचते गाते जश्न मनाते हैं जैसे कि यह किसी 20 वर्षीय व्यक्ति का जन्मदिन हो। यह पहली पार्टी है, लेकिन आखिरी नहीं, जिसमें हम गांव में अपने सप्ताह के दौरान शामिल होंगे। हम वरिष्ठों के एक समूह के साथ कराओके भी करेंगे जो हमसे बेहतर गाते हैं और स्थानीय बैंड, नर्तकियों और खाद्य स्टैंड के साथ एक पारंपरिक उत्सव में भाग लेंगे। पहाड़ की तलहटी। हर दिन एक साथ मनाएं। ओगिमी में उत्सव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा प्रतीत होता है। हमें गेटबॉल का खेल देखने के लिए आमंत्रित किया गया है जो ओकिनावा के बुजुर्ग निवासियों के बीच सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसमें गेंद को मैलेट जैसी छड़ी से मारना शामिल है। यह एक कम प्रभाव वाला खेल है जिसे कहीं भी खेला जा सकता है और यह समूह के रूप में घूमने और मौज मस्ती करने का एक अच्छा बहाना है। निवासी स्थानीय प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं और प्रतिभागियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। हम साप्ताहिक खेल में भाग लेते हैं और एक महिला से हार जाते हैं जो हाल ही में 104 वर्ष की हुई है। हर कोई जयकार करता है और हमारे चेहरे पर पराजित भाव देखकर हंसी आती है। समुदाय के रूप में खेलने और जश्न मनाने के अलावा गांव के निवासियों की खुशी के लिए आध्यात्मिकता भी आवश्यक है। ओकिनावा के देवता। ओकिनावा में मुख्य धर्म रयुकु शिंटो के नाम से जाना जाता है। रयुकु ओकिनावा द्वीप समूह का मूल नाम है और शिंटो का अर्थ है देवताओं का मार्ग। रयुकु शिंटो में चीनी ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद, बौद्ध धर्म और शिंटोवाद के तत्वों को शैमनिस्टिक और एनिमिस्टिक तत्वों के साथ जोड़ा गया है। इस प्राचीन विश्वास के अनुसार दुनिया में असंख्य आत्माएं निवास करती हैं जिन्हें कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। घर की आत्माएं, जंगल की आत्माएं, पेड़ों की आत्माएं और पहाड़ों की आत्माएं। अनुष्ठानों और त्योहारों के माध्यम से और पवित्र भूमि को पवित्र करके इन आत्माओं को प्रसन्न करना महत्वपूर्ण है।
ओकिनावा पवित्र जंगलों और वनों से भरा हुआ है, जहां दो मुख्य प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, उताकी और उगंजू। हमने उगंजू या धूप पत्ती और सिक्कों से सजे छोटे खुले हवा वाले मंदिर का दौरा किया, जो ओगिमी में एक झरने के बगल में है। उताकी पत्थरों का एक संग्रह है जहां लोग प्रार्थना करने जाते हैं और जहां माना जाता है कि आत्माएं इकट्ठा होती हैं। ओकिनावा की धार्मिक प्रथा में महिलाओं को पुरुषों से आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि जापान के बाकी हिस्सों में पारंपरिक शिंटो धर्म में इसके विपरीत सच है। युता वे महिलाएं हैं जिन्हें उनके समुदाय द्वारा पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र से संपर्क बनाने के लिए माध्यम के रूप में चुना जाता है। ओकिनावा और सामान्य रूप से जापान में आध्यात्मिक अभ्यास की एक और महत्वपूर्ण विशेषता पूर्वजों की पूजा है। प्रत्येक पीढ़ी के ज्येष्ठ पुत्र के घर में आमतौर पर एक बुत्सुदान या छोटी वेदी होती है, जिसका उपयोग परिवार के पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने और उन्हें प्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाता है। माबुई हर व्यक्ति का एक सार होता है, या माबुई। यह माबुई हमारी आत्मा है और हमारी जीवन शक्ति का स्रोत है। यह अमर है और हमें वह बनाता है जो हम हैं। कभी कभी किसी मृत व्यक्ति का मबुई किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में फंस जाता है। इस स्थिति में मृतक के मबुई को मुक्त करने के लिए एक पृथक्करण अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति अचानक मर जाता है, खासकर कम उम्र में, और उसका मबुई आगे बढ़ना नहीं चाहता मृतकों के दायरे में। एक माबुई को शारीरिक संपर्क के जरिए भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। एक दादी जो अपनी पोती को अंगूठी देती है, वह अपनी माबुई का एक हिस्सा उसे हस्तांतरित करती है। तस्वीरें भी लोगों के बीच माबुई को पारित करने का एक माध्यम हो सकती हैं। जितना पुराना उतना मजबूत। पीछे मुड़कर देखें तो ओगिमी में हमारे दिन बहुत व्यस्त लेकिन आरामदेह थे, कुछ कुछ स्थानीय लोगों की जीवन शैली की तरह, जो हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त दिखते थे, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता था कि वे सब कुछ शांति से करते थे। वे हमेशा अपने इकिगाई का पालन करते थे, लेकिन वे कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहते थे। न केवल वे खुशी से व्यस्त दिखाई दिए, बल्कि हमने यह भी देखा कि उन्होंने खुशी के अन्य सिद्धांतों का पालन किया, जो वॉशिंगटन बर्नप ने 200 साल पहले बताए थे। इस जीवन में खुशी के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कुछ करना, कुछ प्यार करना और कुछ उम्मीद करना। अपने आखिरी दिन हम शहर के किनारे एक छोटे से बाजार में उपहार खरीदने गए। वहां केवल स्थानीय सब्जियां या हमारी चाय और शिकुआसा जूस ही बिकता था। साथ ही यानबारू के जंगलों में छिपे एक झरने से पानी की बोतलें भी थीं, जिन पर दीर्घायु जल लिखा हुआ था। हमने अपने लिए इस दीर्घायु जल में से कुछ खरीदा और पार्किंग स्थल में इसे पिया, समुद्र की ओर देखते हुए और उम्मीद करते हुए कि छोटी बोतलें जो एक दीर्घायु जल का वादा करती थीं, वे हमें पीने को मिलेंगी। जादुई अमृत हमें स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करेगा और हमें अपना खुद का इकिगाई खोजने में मदद करेगा। फिर हमने बुनागाया की मूर्ति के साथ एक फोटो ली और शिलालेख पढ़ने के लिए आखिरी बार उसके पास गए। उस शहर से एक घोषणा पत्र जहां लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। 80 साल की उम्र में भी मैं अभी बच्चा ही हूं। जब मैं 90 साल की उम्र में आपसे मिलने आऊंगा, मुझे 100 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करने के लिए भेज दीजिए। जितना पुराना न मजबूत। आइए हम उम्र बढ़ने के साथ अपने बच्चों पर बहुत अधिक निर्भर न रहें। यदि आप लंबी आयु और स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमारे गांव में आपका स्वागत है, जहां आपको प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा और साथ मिलकर हम दीर्घायु का रहस्य खोजेंगे। 23 अप्रैल 1993। ओगिमी फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन क्लब। साक्षात्कार। एक सप्ताह के दौरान हमने कुल 100 साक्षात्कार आयोजित किए, जिसमें समुदाय के सबसे बुजुर्ग सदस्यों से उनके जीवन दर्शन, उनके इकिगाई और दीर्घायु के रहस्यों के बारे में पूछा गया। वार्तालापों को एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में उपयोग करने के लिए 2 कैमरों से फिल्माया और पुस्तक के इस भाग में शामिल करने के लिए कुछ विशेष रूप से सार्थक और प्रेरक कथन चुने। चिंता मत करो। लंबी जिंदगी का राज चिंता न करना है।
और अपने दिल को जवान बनाए रखें। उसे बूढ़ा न होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ लोगों के लिए अपना दिल खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके पोते पोतियां और बाकी सभी लोग आपसे मिलना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सड़क पर जाकर लोगों को नमस्ते कहना। मैं ऐसा हर दिन करता हूं। मैं बाहर जाता हूं और कहता हूं नमस्ते और बाद में मिलते हैं। फिर मैं घर जाता हूं और अपने सब्जी के बगीचे की देखभाल करता हूं। दोपहर में बस रहा पाई मैं दोस्तों के साथ समय बिताता हूं। यहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई समस्या ना हो। साथ में समय बिताना और मौज मस्ती करना ही एकमात्र महत्वपूर्ण बात है। 2. अच्छी आदतें विकसित करें। मुझे हर सुबह 6 बजे उठकर और पर्दे खोलकर अपने बगीचे को देखने में खुशी महसूस होती है, जहां मैं अपनी सब्जियां उगाता हूं। मैं अपने टमाटरों, अपने मंदारिन संतरे को देखने के लिए सीधे बाहर जाता हूं। मुझे उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे आराम मिलता है। बगीचे में 1 घंटा बिताने के बाद मैं वापस अंदर जाता हूं और नाश्ता बनाता हूं। मैं अपनी सब्जियां खुद उगाता हूं और उन्हें खुद पकाता हूं। यही मेरा इकिगाई है। बुढ़ापे में भी तेज बने रहने की कुंजी आपकी उंगलियों में है। आपकी उंगलियों से आपके मस्तिष्क तक और फिर वापस। अगर आप अपनी उंगलियों को व्यस्त रखेंगे तो आप 100 साल तक जीवित रहेंगे। मैं हर रोज 4 बजे उठता हूं। मैं उस समय के लिए अपना अलार्म सेट करता हूं। 1 कप कॉफी पीता हूं और थोड़ा व्यायाम करता हूं। अपनी बाहें उठाता हूं। इससे मुझे पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। मैं हर चीज थोड़ी थोड़ी खाती हूं। मुझे लगता है कि यही इसका रहस्य है। मैं जो खाती हूं उसमें विविधता पसंद करती हूं। मुझे लगता है कि इसका स्वाद बेहतर होता है। काम करना। अगर आप काम नहीं करते तो आपका शरीर टूट जाता है। जब मैं जागता हूं तो मैं बुत्सुदान जाता हूं और धूप बत्ती जलाता हूं। आपको अपने पूर्वजों को ध्यान में रखना होगा। यह पहली चीज है जो मैं हर सुबह करता हूं। मैं हर दिन एक ही समय पर जल्दी उठता हूं और सुबह अपने सब्जी के बगीचे में बिताता हूं तथा सप्ताह में 1 बार अपने दोस्तों के साथ नृत्य करने जाता हूं। मैं हर दिन व्यायाम करता हूं और हर सुबह थोड़ी देर टहलने जाता हूं। जब मैं उठता हूं तो मैं अपना ताइसो व्यायाम करना कभी नहीं भूलता। सब्जियां खाने से आपको लंबे समय तक जीने में मदद मिलती है। लंबे समय तक जीने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ समय बिताएं। 3. हर दिन अपनी दोस्ती को बढ़ावा दें। अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना मेरी सबसे महत्वपूर्ण इकिगल है। हम सब यहाँ एकत्र होते हैं और बातें करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे हमेशा पता रहता है कि मैं कल उन सभी से यहाँ मिलूंगा और यह मेरे जीवन की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। मेरा मुख्य शौक दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलना जुलना है। हर दिन अपने प्रियजनों से बात करना, यही लंबी जिंदगी का रहस्य है। मैं स्कूल जाते समय बच्चों से हेलो और बाद में मिलते हैं कहता हूं और अपनी कार में मेरे पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को हाथ हिलाकर नमस्कार करता हूं। सुबह 7:20 से 8:15 के बीच मैं पूरे समय बाहर खड़ा रहता हूं और लोगों को नमस्ते कहता हूं। जब सभी चले जाते हैं तो मैं वापस अंदर चला जाता हूं। अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करना और चाय पीना, यही जीवन की सबसे अच्छी बात है। और साथ में गाना भी। मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूं, घर से निकलता हूं और समुद्र की ओर चलता हूं। फिर मैं एक दोस्त के घर जाता हूं और हम साथ में चाय पीते हैं। यही लंबी जिंदगी का राज है। लोगों से मिलना जुलना और एक जगह से दूसरी जगह जाना सा प्यार है जाने। 4. बिना किसी जल्दबाजी के जीवन जिएं। लंबी उम्र पाने का मेरा रहस्य यह है कि मैं हमेशा खुद से कहता रहता हूं, धीमा हो जाओ और आराम करो। अगर तुम जल्दबाजी नहीं करोगे तो तुम ज्यादा समय तक जीवित रहोगे। मैं विकर से चीजें बनाता हूं, यही मेरा इकिगल है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूं, फिर मैं व्यायाम करता हूं और नाश्ता करता हूं। सुबह 7 बजे मैं शांति से अपने विकर पर काम करना शुरू करता हूं। 5 बजे जब मैं थक जाता हूं तो अपने दोस्तों से मिलने चला जाता हूं। हर दिन कई अलग अलग काम करना, हमेशा व्यस्त रहना, लेकिन एक समय में एक ही काम करना बिना किसी परेशानी के।
लंबी उम्र का रहस्य है जल्दी सोना, पिल्तियोनाने और सैर पीट पर की हर जना सांड से फिरना और छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना, अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना, वसंत गर्मी पतझड़ सर्दी, हर मौसम का आनंद खुशी से लेना। 5. आशावादी बने। हर दिन मैं अपने आप से कहता हूं, आज का दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरपूर होगा, इसे पूरी तरह से जियो। मैं 98 साल का हूं, लेकिन खुद को युवा मानता हूं। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। हंसो, हंसी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं जहां भी जाता हूं हंसता हूं। मैं 100 साल तक जीना चाहता हूं, बेशक मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अपने पोते पोतियों के साथ नाचना और गाना जीवन की सबसे अच्छी बात है। मैं यहां जन्म लेकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं। मैं हर दिन इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ओगिमी में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कुराते रहना। मैं गांव को वह सब कुछ लौटाने के लिए स्वैच्छिक कार्य करता हूं जो गांव ने मुझे दिया है। उदाहरण के लिए, मैं अपने दोस्तों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए अपनी कार का उपयोग करता हूं। इसमें कोई रहस्य नहीं है, चाल बस जीने की है। ओगिमी जीवन शैली की कुंजी। हमने जिन लोगों से साक्षात्कार किया उनमें से 100% लोग सब्जी का बगीचा रखते हैं और उनमें से अधिकांश के पास चाय, आम, शिकुआसा आदि के खेत भी हैं। सभी किसी न किसी प्रकार के पड़ोस संघ से जुड़े हैं, जहां उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन्हें परिवार के सदस्य की तरह देखभाल मिलती है। वे हर समय जश्न मनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। संगीत, गीत और नृत्य दैनिक जीवन के आवश्यक अंग हैं। उनके जीवन में एक या कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। उनके पास एक इकिगाई है, लेकिन वे इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वे आराम से रहते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद लेते हैं। उन्हें अपनी परंपराओं और स्थानीय संस्कृति पर बहुत गर्व है। वे जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति भावुक होते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। स्थानीय लोगों में युइमारू की गहरी भावना है, लोगों के बीच संबंधों को पहचानना। वे खेतों में काम करने गन्न की कटाई या चावल बोना से लेकर घर बनाने और नगरपालिका परियोजनाओं तक हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे दोस्त मियागी, जिन्होंने शहर में हमारी आखिरी रात हमारे साथ खाना खाया, ने हमें बताया कि वह अपने सभी दोस्तों की मदद से एक नया घर बना रहे हैं और अगली बार जब हम ओगिमी आएंगे तो हम वहीं रह सकते हैं। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखते हैं जिससे उन्हें आराम मिलता है। हमने एक भी बूढ़े दादा को बेंच पर बैठे कुछ न करते हुए नहीं देखा। वे हमेशा कराओके गाने, पड़ोसियों से मिलने या गेट बॉल का खेल खेलने के लिए आते जाते रहते हैं।